इटर्नल्स वॉल्यूम 4 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो होर्ड जो है बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन ड्रीमिंग सेलेस्टियल उनको रोकने की कोशिश करता है बातचीत के जरिए, लेकिन वो फिर भी वहाँ से रुक नहीं रहे होते हैं और वो फाइनली अर्थ की तरफ पहुँच रहे होते हैं। और वहीं अर्थ के ऊपर हम ये देखते हैं कि इकारिस जो है वो उन इटर्नल्स को ले जाता है सैन फ्रांसिस्को के अंदर, जहाँ पे वो और एक्समैन बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं और एक्समैन काफ़ी हद तक उनके ऊपर भारी पड़ चुके होते हैं। और वहीं पे इकारिस बोलता है कि ड्रूक अब बस करो और मुझे ज्वाइन कर लो, लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ आसमान में होर्ड नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब आगे हम यहाँ से डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं स्टर्नगार्ड जर्मनी के अंदर, और ये ईयर है 2115, मतलब हम ये फ्यूचर में जा चुके हैं और हम यहाँ पे एक कहानी देख रहे हैं। और बेसिकली हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की होती है और बोलती है कि तुम्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पे वो जो लड़का बैठा होता है वो बोलता है तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा आइडिया था हमें ढूंढने के लिए, मिशेल यूरिच। तो वो बोलती है कि मैं ये लिख सकती हूँ कि तुम लोग माइंड मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ये तुम्हारी बहुत सारी पावर में से एक है। तो बोलता है कि हाँ, तुम क्या हमेशा इस तरह जवाबों को ढूंढती रहती हो, तुम बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह हो। तो वो बोलती है कि नो ऑफेंस, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है करियर का वो तुम लोगों को ढूंढने में निकाल दिया है और तकरीबन 2 ग्रैंड से ज़्यादा मनी खर्च करा है यहाँ पे बैठने के लिए तुम्हारे साथ। तो अगर तुम चाहो तो कम से कम मुझे एक सीट ही ऑफ़र कर दो। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आप ज़रूर बैठिए यहाँ पे। और वो बोलता है कि आपने अपने मेल में मुझे बताया था कि आपके पास मेरे लिए कुछ है। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे पास है। तो वो बोलता है कि फिर मुझे दिखाइए। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या जानना है। तो वो बोलती है कि मुझे हर चीज़ जाननी है। तो वो बोलता है कि इस तरह तो बहुत कुछ है। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे नहीं बताना तो मुझे ऐसे ही बोल दो। तो कहता है कि नहीं, मेरा मतलब लिटरली तुम मुझसे हर चीज़ के बारे में पूछ रही हो और यहाँ पे लिटरली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की ऐसी नॉलेज है जो हिस्ट्री बन चुकी है, तो क्या मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ ना। तो एक काम करते हैं कि हम उन चीज़ों से शुरू करते हैं जो तुम्हें पता है, और उसके बीच में जो ब्लैंक्स हैं मैं उनको फिल करता रहता हूँ। तो बोलती है चलो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक इटर्नल हो, तुम लोग जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स हो इस प्लेनेट के फेस के ऊपर। और हम यहीं से साथ में शिफ्ट हुए होते हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर, जहाँ पे वो लोग होर्ड्स को देख रहे होते हैं, मतलब सारे इटर्नल्स और एक्समैन वगैरह। और वहीं पे अब साथ में यहाँ पे ये प्रोलॉग भी देखते रहेंगे, मतलब वो जो लड़की उस लड़के से क्वेश्चंस कर रही है और बोलती है कि तुम लोग नंबर्स में बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो और तुम लोग एक्टिव ड्यूटी पे बहुत कम ही नज़र आते हो और तुम लोग यही प्रीफर करते हो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लो रहो और किसी के सामने मत आओ। ये कुछ हज़ारों सालों से तुम लोगों की यही कहानी चल रही है। और वहीं पे इकारिस बोलता है कि वुल्वरीन और तुम्हारे एक्समैन तुम लोग जाओ और जितने ज़्यादा सिविलियंस को हो सके उनको बचाओगे, और यहाँ पे हम इटर्नल्स इनको रोकने की, इनसे लड़ने की कोशिश करेंगे। और वो लड़की बोलती है कि अगर हमारे कोर्स सैंपल्स को देखा जाए और कुछ न्यूज़ पे ध्यान दिया जाए तो हमें ये पता लगता है कि कुछ 100 साल पहले की बात है कि यहाँ पे कुछ हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जो साइंटिफिकली कैलकुलेट नहीं किया गया था, कुछ ऐसा हुआ था जिसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो तकरीबन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो तकरीबन इस प्लेनेट 30% से ज़्यादा क्रिएचर्स को एक झटके में ख़त्म कर सकता था। और साइंटिस्ट इस चीज़ को कह रहे हैं कि वो एक एपोकलिप्स ऐसा था जो कि कभी हुआ नहीं। और वहीं पे हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े होर्ड जो हैं वो वहाँ पे आके, यानी इस पूरी दुनिया के ऊपर आके गिर रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा जो होता है वो आता है इकारिस और इन एक्समैन की तरफ आके गिर जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि हर जगह ये होर्ड ने अटैक कर दिया होता है। तो वहीं पे थीना बोलती है कि ये होर्ड हैं, इन्होंने अपना ऑफेंसिव अटैक शुरू कर दिया है, सूरज आप कहाँ हैं। तो वहीं पे फेस्टोस बोलता है कि सबसे बेटर क्वेश्चन थी ना ये है कि उन्होंने अब तक अटैक कहाँ पे नहीं करा। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और दुनिया की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं थ्रू आउट द यूरोप, जापान, हर जगह ये सब फैल चुका है। तो वहीं पे फेस्टोस बोलता है कि मेरे ख्याल से ये सिर्फ उनका एक प्राइमरी अटैक है, क्योंकि इस प्लेनेट के चारों तरफ देखो, उन लोग ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और ऐसा लग रहा है कि वो लोग ट्रिलियन से भी कहीं ज़्यादा हैं और वो हमारे ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो वहीं पे सूरज पूछते हैं कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा थीना। तो थीना बोलती है कि हम यहाँ पे वही करेंगे जो हम यहाँ पे करने आए थे, मतलब हम इस दुनिया को बचाएंगे। तो वहीं पे वो लड़की पूछती है कि वेल हमें इस बारे में कोई क्लू नहीं है, कुछ नहीं पता कि उस दिन ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था जो ये सारी चीज़ें वापसी चले गई थी। तो वो लड़का बोलता है कि तुम अपना बेस्ट गैस दो मिशेल। तो बोलती है कि वेल अकॉर्डिंग टू द एक्सेवियर इंस्टीट्यूट उन लोगों ने बताया कि तुम लोग जो थे उन लोगों ने उनसे फाइट करी थी, मतलब द होर्ड्स से। तो वो हंसते बोलता है कि नहीं, वो होर्ड्स नहीं, वो होर्ड थे, वो वर्ल्ड रीपर्स थे। द होर्ड वो चीज़ है जिसको वो लोग ही देखते हैं जिनकी दुनिया ख़त्म होने वाली होती है, मतलब मरने से पहले अगर उन्होंने कुछ देखा हो तो वो सिर्फ होर्ड होती है, उनको कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। मैंने अपनी कज़न से उनकी स्टोरी सुनी है कि वो टाइटन प्लेनेट के ऊपर जब आए थे तो उनको सेलेस्टियल भी नहीं रोक पाए थे। तो लड़की पूछती कि वेल अगर वो इतने ही अनस्टॉपेबल हैं तो तुम्हारे पीपल ने उनके साथ क्या करा था। तो वो बोलता कि वेल हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे।
और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि सारे इटर्नल जो होते हैं वो उन होर्ड्स के ऊपर मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि इकारिस और ड्रूक भी एक साथ मिल गए होते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के पास कुछ फाइट करने के लिए था नहीं और अब इन दोनों का गोल एक ही हो चुका था। और इकारिस वहाँ पर उन लोगों को लीड करते हुए बोलता है कि ये फाइट हमें उन तक ले जानी होगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारे लोग जो वहाँ पे लड़ रहे होते हैं और वैम्पायरो वगैरह भी वहाँ पे लड़ रहा होता है, लेकिन उनमें से होर्ड का एक चीज़ जो होती है वो वैम्पायरो को आके मार देती है और वैम्पायरो वहाँ पे चिल्ला रहा होता है। और वहाँ पे कारिस बोलता है कि हमें जो है साउथ की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन ड्रूक बोलता है कि नहीं कारिस, हमें जो है ड्रीमिंग सेलेस्टियल का मदद लेनी पड़ेगी, हमें उसको हाईजैक करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ड्रूक, हमें जो है ओलंपिया जाना होगा और इन्हें हमें अपने साथ वहीं पे लेके जाना होगा। तो ड्रूक बोलता है कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, इनको रोका नहीं जा सकता है, हम इनके आगे कोई चांस ही नहीं रखते। तो बोलता है कि हमें और ज़्यादा इटर्नल्स की ज़रूरत है और हम चाहें तो इनको बचा सकते हैं, हम इस होर्ड को रोक सकते हैं, इस दुनिया से बाहर ले जा सकते हैं। तो ड्रूक बोलता है कि नहीं, हमें ज़रूरत है सिर्फ एक पावरफुल यूनिमाइंड बनाने की जो कि इतना पावरफुल हो उस सेलेस्टियल को कंट्रोल कर सके, और अगर हम उसकी पावर्स के अंदर टैप इन कर जाते हैं तो हम लिटरली गॉड बन जाते हैं और फिर जाके शायद हमारे पास कोई चांस नज़र आने लगे। तो इकारिस बोलता है कि वेल, अगर हमें ऐसा करना है तो हमें एक प्राइम इटर्नल की ज़रूरत होगी जो कि ये यूनिमाइंड बना सके। तो वहीं पर ड्रूक बोलता है कि अपनी आंखें खोलो इकारिस, प्राइम इटर्नल बनने के लिए ज़्यादातर लोगों का एक ही को चूज़ करना ज़रूरी है, और तुम्हें क्या लगता है कि आज यहाँ पे कौन लोग जमा हैं? तो इकारिस बोलता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, आज यहाँ पे सारे हमारे ही तो लोग हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वैम्पायरो जो वो चिल्लाते हुए वहाँ से मर रहा होता है और इकारिस बोलता है कि एवरीबॉडी, हमें ड्रीमिंग सेलेस्टियल की तरफ जाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं अगले पल वैम्पायरो चिल्लाते चिल्लाते जो है वेस्टी ब्लू के अंदर आ जाता है। मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि जब ये भी मरा तो ये भी वहीं पर आ गया जहाँ पर सरसी है। तो वहाँ पर सरसी आके पूछती है कि वैम्पायरो, आखिरकार हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो सरसी बोलती है, क्या होर्ड ने वाकई में अटैक कर दिया है? तो वैम्पायर बोलता है कि ये जगह क्या है? तो जैक बोलता है कि ज़रा सरसी आराम से, इस लड़के को कोई चांस तो दो समझने का, तुमने तो आधे सवाल पूछ दिए, हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम आराम से ये सब डिस्कस कर लेंगे ना। और वहीं हम ड्रीम स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं और वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल अफसोस में खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि मैंने अपने सारे तरीके आजमा के देख लिए वाटो, लेकिन अब ये अर्थ ख़त्म होके ही रहेगी। तो वॉचर बोलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ श्योर नहीं है सेलेस्टियल। तो बोलता है कि हाँ, तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन अगर फुलक्रम मुझसे एक बार बात कर पाता तो शायद मैं उसको समझा देता। तो वॉचर बोलता है कि फिर तो तुम्हें एक अपील करनी चाहिए। तो उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न करा था वॉचर कि फुलक्रम के सजेशंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और बोलता है तो फिर क्या, तुम यहीं पे खड़े रहोगे और मुझे देखोगे कि किस तरह मैं बुढ़ा होते हुए मरता हूँ? तुमने कुछ देर पहले मेरे बारे में यही कहा था और अब तुम बिल्कुल वही करने लग गए हो। तुम जो ये एक अलग किस्म की इलेक्ट्रिक पल्स अपने जिस्म के अंदर महसूस कर रहे हो मुस्तकिल, ये कोई रैंडम पल्स या कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये वही चीज़ है जिसको ह्यूमन कॉन्साइंस कहते हैं, मतलब ज़मीर। और ये जो है तुम्हें जगाना शुरू कर देता है, यही चीज़ है जो कि तुम्हें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस चीज़ को समझने के लिए मुझे सेंचुरीज़ लग गई थी कि ये चीज़ आखिरकार है क्या, लेकिन फिर जाके मैंने रियलाइज़ करा कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि इन इंसानों के पास है। मतलब इसी के ज़रिए उनको हर चीज़ के बारे में पता लगता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उनको करना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो तुम मुझे ये बताओ कि अब अगर तुम्हारे पास फ्री विल आ गई है तो तुम उसके साथ क्या करोगे? वॉचर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्या करूँगा, बस मैं ये कर सकता हूँ कि मैं क्या करने के लिए अलाउ कर सकता हूँ। तो वहीं पर लेगबा बोलता है, तो सब लोग ज़रा गौर से सुनो, हम सब अकारिस को जो है मोस्ट हाई मानते हैं, मतलब वो हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे? तो वहीं पर ड्रूक चुप रहता है। तो लेगबा बोलता है कि ड्रूक, तुम क्या बोल रहे हो? ड्रूक बोलता है कि लेगबा, मुझे लगता है कि अभी भी मुझे ही प्राइम इटर्नल बनना चाहिए। लेकिन वहीं पे पिक्सी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने तकरीबन हमें ख़त्म ही कर दिया था, तुम एक माइंड ट्विस्टिंग हो, तुमने हमारे दिमागों के साथ खेलने की कोशिश करी है। तो इकारिस बोलता है कि नहीं पिक्सी, गुस्सा नहीं हो, क्योंकि हमें इसमें हर किसी की रजामंदी चाहिए अगर हमें ये सही तरीके से करना है। तो लेगबा बोलता है कि अगर तुम हर किसी की बात कर रहे हो इकारिस, तो मुझे लगता है कि तुम्हें हर किसी को इस यूनिमाइंड के अंदर शामिल करना चाहिए। इस तरह से ही हमारा यूनिमाइंड स्ट्रांग होगा और हमारे पास बेटर चांस होगा कि हम इन सबसे जल्द निमट सकें। और वहीं पर आवाज़ आती है, इसी वजह से मैं जो हूँ अपनी बाकी की फैमिली को लेकर आया हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेक आ जाता है और बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी था, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल वर्थ रखता है इकारिस, है ना। और इस तरह हम देखते हैं कि एजेक जो है बाकी के जितने भी इटर्नल्स होते हैं उन सबको ढूंढता है और साथ में ज़ूरस, मक्कारी, थीना, इन सबको लेकर आ जाता है। और वहीं पे इकारिस बोलता है कि एजेक, फाइनली तुमने सारे के सारे इटर्नल्स को एक साथ रीयूनाइटेड कर दिया है। और वहीं पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि हाँ वॉचर, मैं देख सकता हूँ कि किस तरह से वो इटर्नल्स अपना ऑल पावरफुल यूनिमाइंड बना रहे हैं और मेरी बॉडी के अंदर घुस रहे हैं। और ये जो है ब्लैक एंड वाइट से कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पे जो है कुछ शेड्स ग्रे के भी हैं। और जैसा कि ये होर्ड हमें रीप करने के लिए आ रहे हैं,
तो अब हमें भी उनको रीप करने के लिए जाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने जो यूनिमाइंड बनाया था उसकी पावर से वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल की बॉडी के अंदर घुस गए हैं, और घुसने की वजह से ये हुआ है कि उन्होंने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है, और अब वो जो है उसकी बॉडी के जरिए उन होर्ड से लड़ने वाले हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लड़की जो रिपोर्टर होती है वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, तो अच्छा ये यूनिमाइंड क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जब इटर्नल्स को बहुत खतरनाक मुश्किलों से सामना करना पड़े जिससे वो कोई एक अकेला ना लड़ सके, तो हम लोग जो है अपनी सारी अर्थली पावर्स को कंबाइन करते हैं और एक कॉस्मिक पावर बनाते हैं जिसको यूनिमाइंड कहा जाता है। तो वो बोलती है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम लोग पहली बारी में ये क्यों नहीं कर रहे थे? तो वो बोलता है कि बिकॉज ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, इसमें कम से कम हमें 3 लोगों की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि अगर किसी एक का भी माइंड हमारे साथ ना हुआ तो ये यूनिमाइंड जो है हमारे लिए इतना ज़्यादा ताकतवर होगा नहीं और इससे हमें और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मेरी बात का विश्वास करो मिशेल, जब मैं इस बारे में बात करता हूँ तो इस सच में बिल्कुल ब्यूटीफुल था। और हम देखते हैं कि वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल उन होर्ड से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं अगले पल ही उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल के चारों तरफ जो है वो होर्ड्स कब्जा करना शुरू कर देते हैं, उसको घेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल अपने चारों तरफ से रोशनी मारता है और वहीं पे आवाज़ आती है कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल मैं तालियां बजाता हूँ तुम्हारे इस डायरेक्ट अप्रोच के लिए। और वहीं पे वॉचर और यानी ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो यानी कि उसकी जो अंदर का सोल है वो अभी भी यहाँ पे ड्रीमिंग स्पेस के अंदर ही है और ये ड्रीमिंग सेलेस्टियल की बॉडी यहाँ पे चल रही है। तो वहीं पे वॉचर बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली कि तुम इस चीज़ को हमेशा के लिए नहीं कर सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास और कोई चॉइस है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है। तो वो बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे फुलक्रम से जाके अपील करनी होगी। फुलक्रम जो है वो ऑल पावरफुल है, उनको हर चीज़ के बारे में पता है, वो वही है इस रियलिटी का एसेंस जिन्होंने इस रियलिटी के अंदर हर चीज़ को जोड़ के रखा हुआ है। अगर मैं जाके उनके पास इस अर्थ के लिए अपील करूँगा तो ये भी एक लॉजिकल बात होगी। और बोलता है कि अगर मैंने फुलक्रम के खिलाफ कोई क्वेश्चन कर लिया तो फिर तो मैं मारा ही जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने उनके मिशन के खिलाफ रोकने की कोशिश करी उनको तो तब भी मेरा हाल अच्छा नहीं होने वाला है। तो वॉचर बोलता है तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? तो वहाँ पर ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि एक बहुत ज़बरदस्त कहावत है इस दुनिया के ऊपर जिसको मैं कभी समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे उसका मतलब कुछ समझ में आने लगा है, और वो थी डैम्ड इफ़ यू डू डैम्ड इफ़ यू डोंट। मतलब अगर तुम करोगे भी तो पछताओगे और ना करोगे तब भी पछताओगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल वेस्टी ब्लू के अंदर आता है और वहाँ पे वो बारटेंडर यानी जैक खड़ा होता है और वो बोलता है कि क्या तुम फुलक्रम हो? तो वो बोलता है कि हेलो सेलेस्टियल। तो वो बोलता है ड्रीमिंग सेलेस्टियल कि मुझे लगता है कि मैं ख़राब हो चुका हूँ। तो जैक बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है। तो वो जैक पूछता है कि चेंज किस तरह से चेंज हो रहा है? तो बोलता है कि मेरा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो मेरे प्राइमरी फंक्शन मेरे प्राइमरी प्रोग्राम की गाइडलाइन को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो जैक बोलता है क्या तुम इसको और डिस्क्राइब कर सकते हो? तो बोलता है कि मैं अपने डिसीजन जो हूँ डिटरमाइन होकर नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे सामने बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं और मुझे नहीं पता, वरना पहले मैं सिर्फ एक ही चीज़ को देखता था और अपना फैसला सुना दिया करता था। जैसा कि अगर मैं तुम्हें मिसाल दूं कि आज मेरा यहाँ पे आना ये बिल्कुल इर्रेशनल रिक्वेस्ट है, ऐसा पहले कभी किसी सेलेस्टियल ने नहीं किया होगा। तो जैक बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ रिक्वेस्ट के लिए आए हो, और वो रिक्वेस्ट क्या है तुम्हारी? तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि अर्थ को छोड़ दिया जाए। तो जैक बोलता है कि अगर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो तुम्हें मेरे सिर्फ 2 सवालों का जवाब देना होगा। पहला कि मैं उसको क्यों छोड़ूँ, और वहीं पर ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और अचानक उसके अंदर से बहुत ज़बरदस्त रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और अचानक ड्रीमिंग सेलेस्टियल के ऊपर एक चेहरा आ जाता है और बोलता है क्योंकि मुझे उनकी फ़िक्र है, मुझे उनकी केयर है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो जैक होता है वो दरअसल फुलक्रम होता है और ये सारा बार जो कहानी है वो सब इसकी बनाई हुई थी। और दरअसल ये जैक ही जो बारटेंडर है जो इस वेस्टी ब्लू के अंदर रहता है वही एक फुलक्रम है जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर बीइंग है जिससे सेलेस्टियल होर्ड्स सब डरते हैं। और फुलक्रम बोलता है कि मैं इतने टाइम से अपने एक चैंपियन को ढूंढ रहा था इस बहुत बड़ी सी दुनिया के अंदर, और मैंने इन प्लैनेट पे बहुत इमेजरेबल टाइम तक के लिए प्लांटिंग करता रहा, सीड्स छोड़ता गया। मैंने और दूसरे सेलेस्टियल को देखा कि किस तरह से वो और ज़्यादा इवॉल्व हुए और ग्रेटर बीइंग ऑफ पावर के अंदर चले गए। कुछ जो है पावर में बहुत ज़्यादा मेरे करीब भी आ गए थे, लेकिन तुम ड्रीमिंग सेलेस्टियल सिर्फ तुम ही हो जिसने पहली बार मुझसे क्वेश्चन किया है। तुम वो पहले इंडिविजुअल बन गए हो जिसने मुझसे सवाल करने की हिम्मत करी है। तो वहीं पे फुलक्रम बोलता है कि अब से तुम मेरी कोई डिवाइस नहीं हो, तुम्हें जो है सारे पॉइंट से जुदा किया जाता है। तुम जो हो बिल्कुल मेरे पावर के बराबर में आके खड़े हो सकते हो, क्योंकि अब से तुम और मैं पावर्स में बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? और यहीं से हम जर्मनी के अंदर शिफ्ट होते हैं और वो लड़की पूछती है कि वाकई में ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ था? तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे जल्दी से बताओ। तो वो लड़का बोलता है
कि तुम्हें क्या लगता है। उस सेलेस्टियल ने उसको हाँ बोला और उसे प्रॉमिस कर लिया कि वो उसके साथ चले जाएगा। और उसके बाद फुलक्रम ने हर चीज़ को वैसा ही वापसी लौटा दिया जैसा कि ये दुनिया नॉर्मली हुआ करती थी। ना किसी को कुछ याद रहा, ना ही किसी ने कुछ सोचा इस बारे में कभी। तो वो पूछती अच्छा तो उसके बाद इटर्नल्स का क्या हुआ। तो वो बोलता कि वेल इस पार्ट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एजेक ने कभी भी यूनिमाइंड के अंदर अपना पार्ट नहीं दिया था। उसको ऐसा लगता था कि अगर उसने साथ दिया तो कुछ गलत हो जाएगा और हम जिस दुनिया को बचा रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगी। और मैंने जब से उसको देखा नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वो यहाँ कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। और वो लड़का बोलता कि फेस्टोस जो है वो अभी भी रीएक्टिवेशन चैम्बर पे काम कर रहा है। मैं हफ्ते में एक बार उसे विजिट करने के लिए जाता हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ और आ जाता हूँ। तो वो पूछती है अच्छा और बाकी कहाँ हैं। तो वो बोलता है कि बाकी अब और कोई भी नहीं है। तो वो लड़का बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि रीएक्टिवेशन चैम्बर अभी तक बना नहीं है और इस तरह वो जो लोग मर चुके हैं उनको वापसी लाना इम्पॉसिबल हो गया है और वो बाकी के जो लोग हैं वो यूनिमाइंड बनेगा ही थे और इसलिए वो अभी भी वहीं पर ट्रैप्ड हैं। तो वो लड़की पूछती है इसका मतलब कि इस पूरी दुनिया के अंदर अब सिर्फ तुम 3 ही लोग रह गए हो। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब हम सिर्फ 3 ही रह गए हैं। तो बोलती है कि तुम लोग फिर छुप के क्यों रह रहे हो। तो बोलता है कि वेल इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम समझने वाली हो। तो बोलती है कि चलो ट्राई तो करके देखो। तो लड़का बोलता है कि वेल मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दिया है मिस यूरिज, और मैंने बिल्कुल सच कहा है, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम वो करो। तो वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है कि वो किताब मुझे दे दो। तो वो बोलती है लड़की कि वेल हाँ ये एक बहुत बड़ी सोर्स थी जिसके ज़रिए मैंने तुम लोगों को ट्रैक डाउन करा है। और वो बोलती है कि वेल मैं इस बारे में सोच रही थी जब से कि अगर तुम्हारे पास साइकिक पावर्स हैं जैसे कि दूसरे इटर्नल्स के पास होती है तो तुमने मेरे दिमाग के साथ खेला क्यों नहीं और ये किताब मुझसे पहले क्यों नहीं ले ली। तो वहीं पे वो लड़का बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे कभी भी एक चोर बनना नहीं सिखाया मिस यूरिज। और वो वहाँ पे अपनी आंखें चमकाता है और वो लड़की की भी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और बोलती है कि मुझे माफ़ करना, आप क्या कह रहे थे, मैंने समझा नहीं। तो वो बोलता है कि मैं आपसे यही पूछ रहा था, क्या मैं आपको एक ड्रिंक दिला सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मैं तो आपका नाम भी भूल गई। मतलब हमने देखा यहाँ से इसने जो है इसकी सारी मेमोरीज को वॉश कर दिया है। और वो बोलता है कि मेरा नाम जॉय है, जॉय अथीना। और आपको पता चल गया होगा कि ये लड़का कौन है, मतलब ये वही लड़का है, यानी जो थीना थी इटर्नल उसका बेटा। और हमें पता है कि उस वक्त जो था वो यूनिमाइंड के अंदर नहीं गया था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे इटर्नल्स मौजूद होते हैं। और इकारिस पूछता है क्या उसने तुम्हारी बात पे विश्वास करा। तो बोलता है कि वेल मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ इकारिस, तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। तो इकारिस बोलता है कि ये ह्यूमंस ने हमें फिर से तलाश करना शुरू कर दिया है और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तो वहीं पे जॉय बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लास्ट टाइम जब हम लोग पब्लिक हुए थे तो हमें इमॉर्टल्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ा था, इनके लॉस को समझना पड़ा था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे मक्कारी बोलता है कि इस बारे में मजाक मत करो, हो सकता है कि उनकी ज़िंदगियाँ बहुत छोटी हों लेकिन वो लोग इस ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। तो जॉय बोलता है कि अच्छा ये बताओ मक्कारी अब हमें क्या करना है। तो वहीं पे सर्सी बोलती है कि एक मैसिव शॉक वेव हमने पाई है जापान के अंदर, ऐसा लग रहा है कि डिविएंट्स ने दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया है और इस वक्त वो न्यू अफ्रीका के अंदर भी अटैक कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें एक्स नेशन की भी मदद करनी होगी। तो वहीं पे जॉय बोलता है कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है सर्सी, लेट्स रोल। तो वहीं पे मक्कारी बोलता है कि सॉरी जॉय लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो जॉय बोलता है क्या मतलब। तो मक्कारी बोलता है कि तुम्हारी माँ और जूरस तुम्हें डिनर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं पे इकारिस उड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, तुम जाओ और मज़े करो, क्योंकि वैसे भी हमारे जैसे और 100 मौजूद हैं जो कि इस मुसीबत से लड़ सकें। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारी ये इटर्नल्स की सीरीज़ ख़त्म होती है, जो कि मैं कहूँगा लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मार्वल की सीरीज़ लिखी गई थी। और इटर्नल्स का टॉपिक है ही ऐसा कि उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत कॉस्मिक चीज़ें देखते हैं जैसे कि सेलेस्टियल्स, फुलक्रम, होर्ड, ये सब चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नई थी। तो चलिए मैं इस सीरीज़ को आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर ड्रीमिंग सेलेस्टियल, फुलक्रम, ये सब था क्या। तो हमने देखा इसके अंदर एक ड्रीमिंग सेलेस्टियल होता है जो कि बहुत टाइम से अर्थ के ऊपर सो रहा होता है, लेकिन वो किसी वजह से जाग जाता है और वो जब जागता है तो उसका काम ये होता है कि वो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन द होर्ड को दे, क्योंकि इस प्लेनेट पे इससे पहले कोई भी आया नहीं था इसको कल्टीवेट करने के लिए। और सेलेस्टियल का काम यही होता है कि वो इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ फॉर्म बनाते हैं और कुछ टाइम बाद आके चेक करते हैं। अगर वहाँ पे डिविएंट्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी सारी एनर्जी होर्ड्स को दे दी जाती है और होर्ड्स उस एनर्जी को फुलक्रम तक पहुँचाते हैं। लेकिन इस प्लेनेट के ऊपर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर जब सेलेस्टियल्स आए थे तो उस वक्त डिविएंट्स ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ के उस वक्त के लीडर ने एराशिम ने उसकी एनर्जी होर्ड को ट्रांसफ़र नहीं करी, बल्कि वहाँ से डिविएंट्स को ख़त्म कर दिया था। तो एक नज़र से यहाँ पर जो गद्दारी करी थी वो एराशिम ने ही करी थी, और हमें इसके पीछे का रीज़न नहीं पता कि एराशिम ने ऐसा क्यों करा। क्या उसको इस प्लेनेट से वाकई में इतनी मोहब्बत थी, क्या सेलेस्टियल का वाकई में कुछ कनेक्शन है अर्थ के साथ, इसी वजह से वो लोग जो है अर्थ को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो होता है उसके अंदर भी कुछ इंसानियत आ जाती है, मतलब वो भी अब इंसानों की तरह बात कर रहा होता है, सोच रहा होता है और उसके अंदर भी जज्बात आ गए होते हैं। तो इसलिए वो भी अब होर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस बार टेंडर यानी जैक के पास वो पहुँच जाता है
और हमें वहाँ पर ये बात पता चलती है कि वो बारटेंडर जैक जो था वो ही दरअसल फुलक्रम था। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये फुलक्रम एक ऐसी बीइंग है जो कि मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग मानी जाती है। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिससे सेलेस्टियल्स डरते हैं, द होड डरते हैं। मतलब प्लैनेट्स की लाइफ फोर्स एनर्जी निकाल के उसके पास ले जाई जाती है, तो वो कोई हल्की बीइंग तो है नहीं। और मेरी माने तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि द फुलक्रम जो है वो द वन अबव ऑल का ही एक दूसरा रूप है। मतलब ये उसका एक एजेंट है या फिर उसकी ही एक परछाई है जिसको उन्होंने फुलक्रम का नाम दे दिया है। और यहाँ पे आपने गौर करा होगा कि यहाँ के बारटेंडर का नाम जैक था, और जैक से मतलब उन लोगों का जैक कर्बी था जो कि मार्वल के बहुत बड़े ही क्रिएटर हैं। और हमें ये बात पता है कि वन अबव ऑल को कभी भी दिखाया नहीं गया है, उनको किसी ह्यूमन के नेचर में दिखाया गया है, इनको ह्यूमन के रूप में दिखाया गया है या फिर जैक कर्बी के ही रूप में दिखाया गया है। तो मेरी माने तो ये फुलक्रम जो है वो बिल्कुल वन अबव ऑल की एक दूसरा रूप है जिसको एक अलग नाम दे दिया गया है। तो ये सीरीज़ लिटरली मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज़ थी जब मैंने इसको पढ़ा था, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हमने ऐसी नई नई चीज़ें देखी जिसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मार्वल ने इसके बाद जो है कभी इटर्नल्स के ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं बनाया, और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इन्होंने जो फ्यूचर की स्टोरी दिखाई है उससे ये बात साबित हो जाती है कि उस सेलेस्टियल ने सिर्फ जॉय की जान नहीं बचाई थी, बल्कि उस सेलेस्टियल ने जॉय को एक इटर्नल बना दिया था। क्योंकि हमें पता है कि थीना का बेटा कोई इटर्नल नहीं था और इसी वजह से ज़ूरस उससे चिढ़ा करते थे, लेकिन उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने अपनी पावर से उस बच्चे यानी जॉय को जो है इटर्नल बना दिया है, तभी वो इतने सालों से जिंदा है। और हमने देखा कि फ्यूचर के अंदर भी इटर्नल्स रीयूनाइटेड हुए हैं। और इकारिस की बात माने तो वो ये कह रहा है कि हमारे जैसे 100 लोग और हैं, यानी कि इटर्नल जो है इस दुनिया के अंदर वाकई में काम कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर। तो हो सकता है हमें फ्यूचर में कोई इटर्नल्स का वॉल्यूम नज़र आ जाए, लेकिन इसके बाद कोई इटर्नल्स का वॉल्यूम नहीं आने वाला। ये हमें कुछ सीरीज़ के अंदर कैमियो करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस सीरीज़ को लाने में मुझे थोड़ी देर लग गई थी क्योंकि मैं बीच में कुछ मुश्किलों में फंस गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस सीरीज़ के अंदर आपकी सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सी थी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे जाके मैं और भी ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ अपने चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।